Hello student, this one is the part 2 of टेस्ट 2। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़ का हमने जो टेस्ट 2 लिया था उसमें पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम रेस्ट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल जर्म लाइन सेल्स कैन बी डन बाय जीन ट्रांसफर टू। ऑप्शंस हैं टोटिपोटेंट सेल्स, प्लांट सेल्स, ईस्ट सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स। तो आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम एनिमल जर्म लाइन सेल में करते हैं तो हम किस तरीके के जीन ट्रांसफर मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके के सेल्स को में हम करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके के सेल्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो ऑप्शंस हैं टोटिपोटेंट सेल्स। ठीक है, जब भी हम एनिमल जर्म लाइन सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो टोटिपोटेंट सेल्स ही होते हैं, और जो हमारा प्रोटोकॉल चलता है जीन ट्रांसफर मेथड का वो टोटिपोटेंट सेल के लिए ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ वेक्टर्स। किस ऑर्गेनिज्म के पास सबसे ज़्यादा वेक्टर पाए जाते हैं, ईस्ट, मैमेलियन सेल, ई कोलाई या फंजाई। तो आंसर है ई कोलाई के सबसे ज़्यादा डिज़ाइंड वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लोनिंग वेक्टर्स ई कोलाई के ही पाए जाते हैं क्योंकि ई कोलाई ईजिली आप इसे क्लोन कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला क्लोनिंग एक आपका या होस्ट आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट है बॉलिवार एंड रॉड्रिग्यूज कंस्ट्रक्टेड विच वेक्टर। बॉलिवार और रॉड्रिग्यूज ने कौन सा वेक्टर सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था, इप7, R65, PUC8 या PBR322। तो आंसर है बॉलिवार और रॉड्रिग्यू ने कंस्ट्रक्ट किया था सबसे पहले जो वेक्टर वो था PBR322। ये पहला ऐसा वेक्टर था जिसे हम यूज़ करते हैं ई कोलाई के वेक्टर के फॉर्म में, और इसकी डिस्कवरी 1977 में हुई थी, जिसमें P रिप्रेजेंट प्लाज्मिड, B रिप्रेजेंट बॉलिवार, R रिप्रेजेंट रॉड्रिग्यूज और 322 जो है वो स्ट्रेन है इस पर्टिकुलर वेक्टर का, या फिर इसे हम ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैंड 322 रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट टेकन इन अकाउंट व्हाइल लुकिंग फॉर अ सुटेबल वेक्टर। ऑप्शंस हैं साइज, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, रेस्ट्रिक्शन साइट्स या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो आंसर है पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी सूटेबल वेक्टर के माध्यम से हम क्लोनिंग करवाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे उस क्लोनिंग वेक्टर में हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो हम देखते हैं साइज़ उसका ठीक है कि नहीं है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं कि नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है कि नहीं, लेकिन किस ऑर्गेनिज्म से उसे हम ले रहे हैं या उसका पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या है इसे हम कभी नहीं देखते। ओके, नेक्स्ट है विच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इज प्रेजेंट इन PBR322। ऑप्शंस हैं एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, लैक्टेज या जेंटामाइसिन। तो आंसर है एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो प्रेजेंट होती है PBR322 में वो एम्पिसिलिन की होती है। ठीक है, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के थ्रू ही हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं आपके जो भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं उनकी। साइज ऑफ PBR322 इज 100 KB, 10 KB, 4.3 KB या 1 KB। तो आंसर है 10 KB। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय डैश प्रोमोटर या बाय प्रोमोटर। ऑप्शन है ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, अपोप्टोसिस या ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो प्रोसेस इनिशिएट होती है प्रोमोटर के द्वारा वो कौन सी है। तो इनमें से प्रोमोटर के द्वारा जो आपकी प्रोसेस इनिशिएट की जाती है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और प्रोमोटर हमेशा अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं, जीन में आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं प्रोमोटर्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन्हीं के द्वारा शुरू होती है। नेक्स्ट है प्रोमोटर इज रिकॉग्नाइज बाय। प्रोमोटर किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, रेप्लिकेज या हेलिकेज। तो आंसर है RNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट है द टर्मिनेटर डैश ट्रांसक्रिप्शन या फिर टर्मिनेटर परफॉर्म्स व्हाट फंक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, टर्मिनेटर के द्वारा कौन सा फंक्शन आपका प्रमोट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ये डिक्रीज करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, इंक्रीज करेगा या एक्टिवेट करेगा या सीज करेगा, क्या करेगा। ठीक है, तो
जब हम टर्मिनेटर की बात करते हैं तो टर्मिनेटर वो आपका सीक्वेंस होता है किसी भी जीन में जो टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, एंड कर रहा है किसी भी प्रोसेस को। तो टर्मिनेटर क्या करेगा, सीज करेगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। नेक्स्ट है राइबोसोम बाइंडिंग साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, राइबोसोम बाइंडिंग साइट किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, पॉलीमरेज, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या क्रोमोसोम। तो आंसर है राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स आपके इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, जब भी ट्रांसलेशन शुरू होता है उस टाइम पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स रिकॉग्नाइज करते हैं राइबोसोम्स को। ओके, नाम से ही पता चल रहा है राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स। नेक्स्ट है इनिशिएशन कोडोन ऑफ जीन इज लोकेटेड इन या लोकेटेड डैश ऑफ राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो ऑप्शंस है अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अवे या इनसाइड। अब क्वेश्चन क्या है देखो, इनिशिएशन कोडॉन जो होता है जीन में वो कहाँ पे लोकेटेड होगा जीन में, राइबोसोम बाइंडिंग साइट के एस्पेक्ट में अगर हम उसे देखें तो, ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट के डाउन स्ट्रीम कहाँ प्रेजेंट होगा, डाउन स्ट्रीम ऑफ राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ठीक है। देखो अप स्ट्रीम मतलब आगे की तरफ, डाउन स्ट्रीम मतलब पीछे की तरफ, ठीक है, 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर दैट कैन बी यूज फॉर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन आर कॉल्ड एक्सप्रेशन वेक्टर्स, हाइब्रिड वेक्टर्स, होस्ट या एडवांस वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर जिसको हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। इसे हम एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, जो बेसिकली किसी भी प्लाज्मिड या वायरस वेक्टर के थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं ताकि आपकी चॉइस ऑफ जीन एक्सप्रेस हो जाए सेल में और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सके सेल। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ एक्सप्रेशन वेक्टर। ऑप्शंस है टर्मिनेटर, सप्रेसर, इंड्यूसर या प्रोमोटर। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट एक्सप्रेशन वेक्टर का क्या होता है, तो आंसर है प्रोमोटर। प्रोमोटर को ही हम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर का, क्योंकि ये ही इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। नेक्स्ट है द रेट एट विच मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इज डिटरमाइंड बाय, जिस दर पे मैसेंजर आरएनए बनेगा वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, वो कौन सा फैक्टर है जो आपके एमआरएनए के प्रोडक्शन को के रेट को कंट्रोल करेगा, प्रोमोटर, जीन, होस्ट या न्यूक्लियस। तो आंसर है प्रोमोटर। प्रोमोटर ही एमआरएनए की कितनी प्रोडक्शन होनी है, उसका रेट कैसा रहेगा प्रोडक्शन का, उसे कंट्रोल करता है प्रोमोटर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर सस्टेन अ डैश रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मीडियम रेट, लो रेट, हाई रेट या एवरेज रेट। तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स वो होते हैं जो हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है इंडक्शन एंड रिप्रेशन आर टाइप्स ऑफ, इंडक्शन और रिप्रेशन किस टाइप के आपके क्या है, रेगुलेशन है, एक्सप्रेशन है, सिग्नल है या प्रोसेस है, क्या है। इंडक्शन और रिप्रेशन क्या है, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कंट्रोल है। इंडक्शन इंड्यूस करेगा, रिप्रेशन रिप्रेस करेगा। इंडक्शन बढ़ाएगा और रिप्रेसर घटाएगा किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इंडक्शन और रिप्रेशन के थ्रू होगा। नेक्स्ट है रिप्रेसिबल जीन इज द वन दैट कैन बी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑन, एक्सप्रेस्ड या किल्ड। तो आंसर है स्विच्ड ऑफ। रिप्रेशन जीन क्या होगी, रिप्रेसिबल जीन वो जीन होगी जो रिप्रेस कर देगी, दबा देगी, यानी कि बंद कर देगी किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को, इसलिए ये स्विच ऑफ के काम आएगी। नेक्स्ट है प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली ट्रांसफर्स डीएनए इनटू। माइक्रो इंजेक्शन में हमने पढ़ा था प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम डायरेक्टली डीएनए को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, मेल के प्रो न्यूक्लियस में, मेम्ब्रेन में, फीमेल के प्रो न्यूक्लियस में या साइटोसोल में। तो आंसर है मेल प्रो न्यूक्लियस बड़ा होता है, इसलिए हम प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू मेल के प्रो न्यूक्लियस में डीएनए को ट्रांसफर करते हैं माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू आइसोलेट वेक्टर डीएनए। इनमें से कौन सी टेक्निक को हम यूज करते हैं वेक्टर डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, ठीक है ना, जो भी वेक्टर डीएनए होता है उसको आइसोलेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है, अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, पीएफजीई या इलेक्ट्रोपोरेशन। ओके, तो आंसर है पीएफजीई, दैट इज पल्स्ड फील्ड
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसमें हम लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के पीरियोडिक चेंजेस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है फाइनली ड्रॉन ग्लास कैपिलरी टू बी यूज फॉर जीन ट्रांसफर इज नीडल, टेम्परेचर प्रोब, पीएच प्रोब या सेपरेटर। तो आंसर है जो हम पतली फाइनली ड्रॉन ग्लास कैपिलरी यूज़ करते हैं जीन ट्रांसफ़र के लिए उसे हम निडल कहते हैं, ठीक है, वो ग्लास निडल होती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन पोटेंशियल ऑफ स्टेम सेल स्पेसिफाइज स्टोचैस्टिक डिफरेंशिएशन, पोटेंसी, एसिमेट्रिक रेप्लिकेशन या फिर सेल्फ रिन्यूअल। तो आंसर है पोटेंसी। जो पोटेंशियल होता है, डिफरेंशिएशन पोटेंशियल होता है स्टेम सेल का, वो पोटेंसी बताता है कितना पोटेंशियल है किसी भी स्टेम सेल में, ये बताता है। नेक्स्ट है स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन, स्टेम सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर वायरसेस। तो आंसर है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रीजन ऑफ रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट ईच एंड ऑफ क्रोमेटिड इज, वो रीजन जहाँ पे रिपीटेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पाए जाएंगे क्रोमेटिड में, उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर, मोनोमर, आइसोमर या टीलोमेयर। तो आंसर है टीलोमेयर। नेक्स्ट है रीजन इन डीएनए दैट इनकोड्स फंक्शनल आरएनए और प्रोटीन प्रोडक्ट इज कॉल्ड, वो रीजन डीएनए का जो इनकोड करेगा फंक्शनल आरएनए या प्रोटीन प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन या क्लोन। तो इजी क्वेश्चन था ये, आंसर है जीन। ओके, वो रीजन डीएनए का जो इनकोड करता है फंक्शनल आरएनए और उससे प्रोटीन उत्पाद बनाता है, उसे हम जीन कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वॉज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूजिंग या यूज्ड टू जनरेट इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेट सेल्स फ्रॉम माउस स्किन फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो यामानाका एक्सपेरिमेंट हमने किया था जिसमें हमने आईपीएस सेल्स देखा था, जिसमें हमने आईपीएस सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने कौन से आपके जीन्स थे जो यामानाका ने इंट्रोड्यूस किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, तो आपको ये बताना है इनमें से वो कौन सी जीन नहीं है जो यामानाका ने इंट्रोड्यूस नहीं की थी अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ऑक्ट4, सॉक्स2, सीजन या सी माइक। तो आपने पढ़ा होगा ठीक से, तो इजी था ये क्वेश्चन भी, आंसर है सी जन। ठीक है, ऑक्ट4 इंट्रोड्यूस करी थी, ऑक्ट4 जो कि ऑक्टामर बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4 था, जबकि सॉक्स2 क्या था, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई बॉक्स 9 था, ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और जो आपका सीजन है ये अर्ली रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था यामानाका ने इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, और सी माइक था एक प्रोटो ऑन्कोजीन। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ टेस्ट 2।